हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का फिजिक्स के पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को कवर किया था। पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें पढ़ना है पार्ट 1 में, जिससे कि आपको अच्छा नंबर मिले। तो वहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ और इस दूसरे पार्ट में मैं ये लेकर आया हूँ कि मैं क्रम से मैं थियरी को, कहने का मतलब उसका जितना भी डेरिवेशंस हैं या थियरी जो भी है उसको मैं हेडिंग टू हेडिंग कवर करूँगा पूरा पार्ट, और उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन को भी, डेरिवेशन को भी अच्छी तरीके से कवर करूँगा और साथ ही साथ न्यूमेरिकल को भी कवर करूँगा। तो वीडियो जो भी होगा 10-15 मिनट का, वो वीडियो अच्छा ही होगा। आप पूरा देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एनसीईआरटी से ये हम लिए, ध्यान दीजिएगा कि जो पहले वीडियो में बताए हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु थे पूरे पार्ट से, और इस वीडियो में हम क्रम वाइज उसको छोड़ करके जो भी हैं क्रम वाइज, जैसे कि अभी हेडिंग टू हेडिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें चालक तथा विद्युत रोधी एक ये है, इसको कवर करूँगा। प्रेरण द्वारा आवेशन ये किसको कवर करूँगा। एंड विद्युत के मूल गुण इसको मैं कवर करूँगा, जिसमें कि 3 हेडिंग है, जिसमें से आपकी 3 हेडिंग है। जैसे कि पहला है आपका आवेशों की योज्यता, दूसरा है वैद्युत आवेश संरक्षित है, तीसरा है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, और उसके बाद जो अगला है कूलाम का नियम। ये अगर इस वीडियो में मैं वैसे ही एक स्टार्टअप करूँगा, लेकिन इस वीडियो में कूलाम का नियम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मैं कूलाम के नियम को लेता हूँ। तो चलते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एक बार डिस्कशन ज़रूर चेक कर लेना आप जाने से पहले और कमेंट भी कर देना, अच्छा है बुरा जो भी हो सके आप कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर चालक या विद्युत रोधी, इसमें ये है कि चालक मतलब आप समझते हैं कि जो चालक ये है कि जिसमें धारा जो हो, आपकी विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित हो जाए। जैसे कि आपका कोई, ये आपका एक पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या हो कि विद्युत जो है वो प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है विद्युत, और जबकि कुछ अन्य ऐसे पदार्थ जो हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ये पदार्थ है इसमें विद्युत धारा जा रही है, इसमें विद्युत धारा जा रही है, और ये विद्युत धारा जाने में कोई प्रॉब्लम इसे नहीं हो रही है। इस धातु से, इस पदार्थ से विद्युत धारा जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ये विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करें, विद्युत को प्रवाहित करें। जब विद्युत धारा को प्रवाहित करने देते हैं, मतलब होने देते हैं, इस घटना को होने देते हैं, विद्युत धारा इसमें यहाँ से आगे तक जाए, आगे तक वो जाए विद्युत धारा, विद्युत उसमें से आगे तक जाए, तो जो पदार्थ आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, आसानी से कहने का मतलब होने दे, मैं पूरा परिभाषा नहीं लिखूँगा, समझिए। विद्युत धारा जो है ये यहाँ से लेकर वहाँ, मतलब जहाँ जा रही है विद्युत धारा, वहाँ पर आसानी से प्रवाहित होने दे, तो उसे ही हम चालक कहते हैं। बात समझे। अब सीधी बात ये हुई कि जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो वो ट्रांसफ़र हो जा रही है, अगर विद्युत धारा उसमें जा रही है तो वही चालक उसका हो जाता है, उस पदार्थ को चालक कहते हैं। ऐसे में विद्युत आवेश जो होता है ना, वो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। वो क्या होता है कि स्वतंत्र होते हैं। अगर मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी जहाँ तक जाएगा तो वो आपस में स्वतंत्र होंगे और ट्रांसफ़र होते रहेंगे, तो ये चालक का। अब यही देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई अगर लकड़ी है, मान लीजिए कोई लकड़ी है, उसके साथ साथ आप देखेंगे, मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, कांच ले लीजिए, ठीक है, उसके साथ साथ मान लीजिए आप प्लास्टिक ले लीजिए, क्या ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए।
अब देखिए कांच, प्लास्टिक ये सब ले लीजिए, नायलॉन वगैरह बहुत कुछ है, इसको ले लीजिए। तो बताइए क्या इसमें ये विद्युत धारा इधर से इधर जाएगी, किधर भी ले जाएं हम जाएगी? तो ये इसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी। और जिसमें ही विद्युत धारा नहीं जा रही है, इसमें जाने के लिए अब क्या होगा कि ये कुछ ऐसी धातुएं होंगी जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में विद्युत धारा पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। मतलब इसमें उच्च प्रतिरोध बहुत उच्च प्रतिरोध रहते हैं, विद्युत धारा को इधर से इधर जाने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि प्रवाहित होने में दिक्कत होती है। तो यही जो उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब उच्च प्रतिरोध लग रहा है, वही विद्युत रोधी होगा। वही क्या होगा? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब वो बिजली ट्रांसफ़र ना हो इधर से उधर, और चालक का मतलब विद्युत ट्रांसफ़र हो। ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र ना हो, इसमें विद्युत में ट्रांसफ़र हो। इस तरीके से आप चालक और विद्युत रोधी दोनों को समझ सकते हैं। बहुत ही शार्ट तरीके से मैंने बताया कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे अधिकांश पदार्थ होते हैं जो क्या होता है कि उसमें आपका विद्युत धारा ट्रांसफ़र होती है। अब बोल दिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई धातुएं ले लीजिए, ये धातुएं हो गई। धातु एक जगह आपका मानव पूरा शरीर हो जाता है जैसे, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो, तो ये सब में क्या होगा? विद्युत धारा ट्रांसफ़र होगी एक दूसरे से, मतलब यहाँ से लेकर के दूसरे क्षेत्र तक पहुँच जाएंगी। तो ये आपका चालक का काम करेगा। और जब वही उच्च प्रतिरोध लगाती हैं तो आपका विद्युत रोधी होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए देखें। जैसे अगर कभी कभी देखिए आपको क्या लगता होगा कि एक दैनिक जीवन में एग्जाम्पल होता होगा कुछ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं, ठीक है, जैसे सूखे बालों में अगर कंघी करते हैं, मान लीजिए सूखे बाल हों, उसमें आप कंघी करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा? जो नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्या होती है? आवेशित हो जाती है ना, आवेशित हो जाती है, देखे होंगे। परंतु धातुएं की वस्तुएं जैसे मान लीजिए चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती है? तो ऐसे धातुओं को आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती को हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु द्वारा हमारा शरीर दोनों अच्छे चालक हैं, विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो इस तरीके से आप दैनिक जीवन में देखेंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको विद्युत को, अभी एक बात सुने होंगे, आप देखे होंगे विद्युत को ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें एक हम क्या देते हैं? अर्थ देते हैं। अर्थ का मतलब होता है ज़मीन में उसको हम पहुंचा दें। तो ज़मीन में उसको हम पहुंचा देते हैं। वो धातु जो होती है, धातु से हम या किसी सहारे से, जो विद्युत का चालक होता है उसके सहारे से हम भूमि की गहराइयों तक पहुँचा देते हैं उसकी धारा को। तो इससे हम उसमें विद्युत को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी हेडिंग को हम कवर करते हैं। देखिए अब है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है, जैसे देखिए दो आपकी ये गोली, सरकंडे की दो गोली है, तो इसको हम जो किसी प्लास्टिक आवेशित छड़ को स्पर्श कराते हैं। जैसे प्लास्टिक की छड़ है, पहले दो सरकंडे गोली हम ले लिए हैं, ये बिना आवेशित किए हुए है, बिना आवेशित है, आवेश नहीं, आवेशन इसे करना है, प्रेरण द्वारा आवेशन करना है, तो आवेशित नहीं है। तो इसके पास हम एक धन आवेशित देखेंगे, तो आवेश द्वारा मतलब वो एक हम छड़ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? छड़। तो जो छड़ ले जा रहे हैं वो सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाती है। इसका जो आवेश है वो सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाएंगे, तो स्थानांतरित होगी, मतलब ये वाला जो आवेश है इसका आवेश इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसका आवेश इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब ये इसका आवेश इस पर ट्रांसफ़र हो जाती है तो इस प्रकार क्या होता है कि गोली क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। गोली क्या होती है? आवेशित हो जाती है। और गोली आवेशित हो जाती है तब प्लास्टिक छड़ से प्रतिकर्षित होती है। और जब ये गोली आवेशित हो जाती है तो ये छड़ को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। तब यह प्लास्टिक छड़ से प्रतिकर्षित करेगी। अतः कांच की छड़ जो होगी, जो कांच की छड़ होगी वह विजातीय आवेशित है। कांच की जो छड़ होगी वो विजातीय आवेशित छड़ है, और विजातीय आवेशित होने के कारण वह आकर्षित होती है। क्या होती है? आकर्षित होती है। तो इस तरीके से छड़ हल्की वस्तुओं को क्यों आकर्षित करती है ये देखना है, और इस तरीके की तमाम चीज़ें देखना है। अब हम इसको अगर हम प्रैक्टिकली रूप में करते हैं तो देखते हैं कि इसको अगर हम दोनों रख लिए और चित्र में देख रहे हैं इस तरीके के, इसको हम यहाँ पर टच कराए, तो ये सारी चीज़ें हो गई।
तो इस प्रक्रिया में धातु के गोले के जो है ना वो आवेशित हो जा रहे हैं, और धन आवेशित कांच की छड़ आवेश की को क्षति नहीं होती, और जो संपर्क द्वारा आवेशित की प्रक्रिया है विपरीत है। तो कुल मिलाकर ये बात हो रही है कि इसमें अगर हम देखते हैं तो इस प्रयोग से हमें ये होता है कि आप अगर किसी धातु के गोलों को स्पर्श कराए बिना धनावेशित कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो विद्युत रोधी के रूप में, अब चालक के रूप में इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं विद्युत आवेश। तो इसके लिए हमें क्या होता है, ये ज़मीन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसका विद्युत। तो ये हमेशा क्या होता है, ये आपका विद्युत का एक भूमि संपर्क तोड़ दिया जाता है जिससे कि विद्युत आगे ट्रांसफर। तो मतलब ये हम छड़ से हमें आवेशित हो गए, यही है विद्युत द्वारा मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन। हम प्रेरण द्वारा आवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह इसको आवेशित, और इसमें देखिए आवेशित हो गए, दोनों गोले क्या हो गए, आवेशित हो गए हैं। तो ये आपका प्रेरण द्वारा आवेशन था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है विद्युत के मूल गुण। इसको हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। विद्युत के मूल गुण, विद्युत के मूल गुण, विद्युत के मूल गुण। अब इसके क्या क्या मूल गुण हैं एक एक पॉइंट पर देखते हैं। तभी भी हमने देखा था इसके पहले वीडियो में, आपको मिला होगा कौन कौन सी चीज़ें मूल गुण में देखना है। तो विद्युत के मूल गुण में आपका आवेशों की योज्यता है, आवेशों की योज्यता है। तो आवेशों की योज्यता में हम कहने का मतलब ये है कि हम देखे हैं एक परिणात्मक रूप में परिभाषा दें तो कि यदि कोई निकाय हो, मान लिया दो बिंदु हो, क्या हो, दो बिंदु हो। जैसे कि मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, पहले बिंदु आपका Q1 हो गया, दूसरा बिंदु आपका Q2 हो गया। तो ये निकाय जो है कुल आवेश Q1 और Q2 जो है इस गणित रूप में अगर इसको हम देखते हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से इस वास्तविक संख्या के रूप में जोड़ सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान और इसका सारा चीज़ निकालेंगे इस दोनों आवेश के। तो हम क्या करेंगे कि अगर निकाय देखेंगे तो Q1 है, Q2 है, Q3 भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ Q4 भी ले सकते हैं, इसको हम n तक ले सकते हैं। तो ये आवेश जो हैं आपस में, तो आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिणाम होता है, आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिणाम होता है, द्रव्यमान के भांति परिणाम होता है, परिमाण होता है। दिशा नहीं होती इसकी, क्या होगी, दिशा नहीं होगी, कोई दिशा से मतलब नहीं है, दिशा नहीं होती। आवेश मतलब आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर होता है, ये तो आपको पता है कि वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है, जबकि कोई आवेश जो है वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, जबकि कोई आवेश या तो ऋणात्मक मतलब आवेश जो है वो धनात्मक हो सकता है, जबकि कोई आवेश जो है या तो धनात्मक हो सकता है या अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो किसी निकाय को आवेश का योग करते समय उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करना ही क्या है, आवेश की योज्यता है। तो इस निकाय में जैसे कि मान लीजिए आपका, आप सीधे पॉइंट में बात करते हैं। जैसे देखिए ये आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट Qn, ये आवेश है। तो मैंने बताया आवेश में क्या होता है कि आपका जो उसमें निकाय का जो आपका धनात्मक हो सकता है, ठीक है, द्रव्यमान सदैव धनात्मक हो सकता है, लेकिन आवेश जो है ऋणात्मक हो। मतलब Q1 अगर देखते हैं +1 हो गया, Q2 आपका +2 हो गया, Q3 आपका -3 हो गया, Q +4 हो गया, डॉट डॉट इस तरह -5 हो गया। तो इस तरीके के जो आवेश है ना, इन सब आवेशों को अगर हम जोड़ा जाए, इसको हम जोड़ते हैं अगर, तो जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये हमारा निकाय हो गया। इसको अगर हम इसको मात्रक इसका कुल आवेश निकालेंगे, क्या कुल आवेश निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यही है कि आवेश की योज्यता में यही है कि आवेश आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो सकता है, जबकि आपका क्या उसको बोलते हैं परिणाम आपको
जो वो द्रव्यमान जो देखिए वो द्रव्यमान क्या हो सकता है, धनात्मक होगा। तो योज्यता में आपका यही क्रम होना चाहिए कि परिणाम की परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दे सकते हैं इसका। दूसरा पॉइंट इसमें था, पहला तो ये हो गया योज्यता वाला। दूसरा पॉइंट हमारा है वैद्युत आवेश संरक्षण, मतलब वैद्युत आवेश संरक्षित। वैद्युत आवेश क्या है, संरक्षित मतलब हुआ कि जब हम देखते हैं कि आवेश न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ना ही नष्ट होता है। आवेश हम जैसे कोई वस्तु लिए हैं तो उसमें रहता है आवेश, उसी को हम निकाल देते हैं, उत्पन्न वही हो गया कि, और उस आवेश तो रहता ही है। तो आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो हम नष्ट कर सकते हैं। तो वैद्युत आवेश कणों की दृष्टि में अगर देखा जाए तो आवेश संरक्षण की धारणा यही होती है कि जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर जितना आवेश निकाय के भीतर उस रखता है, वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो जाता है। परंतु क्या होता है, यह पाया जाए कि विमुक्त निकाय का कुछ आवेश सदैव संरक्षित रहता है। विमुक्त आवेश का संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षण पर रूप से स्थगित किया जाता है। मतलब कि ये हुआ कि कोई भी आप वस्तु लेते हैं, उसमें हम आवेश देखते हैं, रगड़ते हैं या किसी तरीके से आवेश को उत्पन्न करते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। वही आवेश जो उसमें रहते हैं वही आवेश क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं। तो आवेश जो वितरित हो जाते हैं इधर उधर, यही विद्युत आवेश है कि संरक्षण का नियम है कि उसमें संरक्षित रहते हैं, विद्युत आवेश उसमें रहते हैं। इसके बाद जो अगला है, एक है आपका विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण जो है ना, उसमें आपका कुछ प्रैक्टिकली चीज़ है। तो विद्युत क्वांटमीकरण में आपका थोड़ा सा देखेंगे तो मिलेगा आपको क्वांटमीकरण में। ये आपका विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण जो है सन 1912 में मिल्किन ने इसे वास्तव में प्रयोग रूप में निर्देशित किया। क्या किया, सन 1912 में मिल्किन ने इसे वास्तव में प्रयोग में किया। क्यों बराबर एन ही होता है, और एन जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है। एन आपका धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, कोई इसका क्लियर नहीं है। ई जो होता है इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और यही इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन पर प्लस होता है। तो आवेश आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस में, प्रोटॉन प्लस में। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ई का मान जो होता है, क्या ई का मान हमारा होता है 1.60 लिख सकते हैं, मत लिखें आप 10⁻⁻19 C गुडाम, इतना लिख देना है बस। तो ये आपका आवेश का एक क्रम होगा, और इसी फार्मूले को यूज करते हुए इसका क्वांटमीकरण, मतलब वैद्युत आवेश सदैव ई का गुणज होता है। अब इसमें सीधा पॉइंट हम यही लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश सदैव ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है। और यही तथ्य क्या होगा, यही तथ्य जो होगा आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हम बताएंगे कि क्वांटमीकरण मतलब देखिए यहाँ पर आपको खुद ही पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक। वैद्युत आवेश सदैव ई का गुणज होता है। ई का वैद्युत आवेश जो होगा, ये वैद्युत आवेश होगा जो इलेक्ट्रॉन का गुणज होगा, मतलब गुणांक होगा, वही आपका होगा क्वांटमीकरण। तो ये आपका इस चैप्टर में मतलब यहाँ पर था। अभी हमारा जो बच रहा है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम को हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो हमने इतना लिखा था इसमें इसीलिए कि इतना आपको काम में आएगा। तो बाकी अगली वीडियो फिर मिलेगी, कुछ हम छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। साथ ही साथ जब डेरिवेशन लेके आएंगे ना तो उसको लॉन्ग में अच्छी तरीके से बताएंगे। तो क्या करना है, तब तक आप स्टे रहिए और नेक्स्ट वीडियो आते रहिए, और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब चैनल को करके शेयर कर देना। ओके, चलिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।